देखिए हेडिंग लगा लिया अध्यारोपण का सिद्धांत। देखो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार डैश करके लाइन छोड़ दीजिए, दूसरी लाइन से लिखिए। किसी माध्यम में एक साथ, किसी माध्यम में एक साथ एक से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से, एक साथ एक से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से, एक से अधिक तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग, अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग, उत्पन्न परिणामी तरंग, उत्पन्न परिणामी तरंग का विस्थापन, का विस्थापन अन्य तरंगों के विस्थापन के, अन्य तरंगों के विस्थापन के, अन्य तरंगों के विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी किसी माध्यम में अगर एक साथ एक से ज़्यादा तरंगे संचरित हो रही हैं तो वो तरंगे एक दूसरे से कभी न कभी तो सुप्रीम पोज होंगे ही, मिलेंगे ही, और उनके मिलने से एक तीसरे प्रकार की तरंग का निर्माण होगा। जो तरंग आएगी परिणामी, उसके लिए जो विस्थापन होगा वो अन्य तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो तरंग है उनका विस्थापन अलग अलग y1, y2, y3 डॉट डॉट yn है, क्योंकि एक ही माध्यम में एक साथ 10 तरंगे, 50 तरंगे, करोड़ों तरंगे हो सकती है। जैसे इस समय मैं अकेले बोल रहा हूँ इस कमरे में, तो एक तरंग है, आप ये भी बोल रहे हैं तो दूसरी तरंग हो गई, ये बोलेंगे तीसरी तरंग, ये बोलेंगे जरूर पक्का, इसके बाद आप लोगों ने हंस दिया, ये इतनी तरंग और जनरेट हो गई। तो जितनी भी तरंगे एक साथ ही तो उत्पन्न हो रही हैं, और इन सभी तरंगों के मिलने से एक नए प्रकार की तरंग का निर्माण होगा। लेकिन ध्यान में रखना है कि ऐसे किसी भी दो तरंग के मिलने से नई तरंग नहीं बनती है, उन तरंगों के मिलने की शर्तें भी हैं कि वो तरंग स्रोत क्या होना चाहिए, कला संबद्ध हो, तरंगों की आवृत्ति बराबर हो, तभी वो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं, अन्यथा वह तरंगे कभी एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होती। बिना एक दूसरे को प्रभावित किए एक ही माध्यम में एक ही समय पर एक से अधिक तरंगे अपने मार्ग पर सुगमता पूर्वक गति कर सकती हैं। ये कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। जैसे अब देखो, जो साउंड बजा रहा है उसकी भी तरंग यहाँ तक आ रही है, मैं बज रहा हूँ इसकी भी तरंग आ रही है, आप बजोगे वो भी तरंग आएगी, जो भी आवाज़ आएगी एक साथ ही आएगी ना। लेकिन कोई भी दो तरंग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती। होता है कि नहीं होता? ये तब प्रभावित करती है जब तरंगों की आवृत्ति क्या हो, समान हो, तरंगों के लिए जो स्रोत है वो कला संबद्ध हो, और तरंग स्रोत एक वर्णी हो प्रकाश के लिए, तब इनके अध्यारोपण से परिणामी तरंग में कुछ बदलाव होगा, अन्यथा कोई बदलाव नहीं होगा। एक साथ एक से अधिक तरंगे एक ही माध्यम में एक ही समय पर बिना एक दूसरे को प्रभावित किए गति कर सकती है, और यही होता है। जैसे इको सिस्टम में होता है तो उसमें तरंगों की आवृत्ति समान होती है ना। हाँ, इको बनता है तो उसमें तरंगों की आवृत्ति समान नहीं होती है, तरंगे रिफ्लेक्ट बैक होती है, टकरा कर वापस। स्रोत तो एक ही होता है ना उनका। हाँ, स्रोत एक ही होता है, तो एक जा रही होती है, एक आ रही होती है, तब वो सुपरपोज होती है एक दूसरे से। लेकिन टक्कर के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है साउंड वेव की। जैसे साउंड वेव दीवार से टकराएगी फिर लौट के आएगी, तो वो उतनी तीव्रता या उतनी फ्रीक्वेंसी की नहीं रह जाएगी जितना स्रोत से उत्पन्न हुई है टाइमिंग की। समझ रहे हो ना, चेंज हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पहले तो ये समझ के रखना कि एक माध्यम में एक ही समय पर, एक ही माध्यम में एक ही समय पर एक से अधिक तरंगे बिना एक दूसरे को प्रभावित किए गति कर सकती है। पहले ये लाइन स्पष्ट है।
अब ये तरंगे एक दूसरे को प्रभावित कब करेंगी? जब इन तरंगों की आवृत्ति समान हो। प्रकाश के लिए अगर कहा जाए तो प्रकाश स्रोत कला संबद्ध हो, और तीसरी शर्त है प्रकाश स्रोत एक वर्णीय हो, तब जाकर के इनसे जो तरंगे निकलेंगी वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगी, सुप्रीम पोज होगा, उससे नए प्रकार की तरंग का निर्माण होगा। जैसे हम लोग यहाँ कौन सी तरंग बोले? परिणामी तरंग। तो जो परिणामी तरंग होगी, इनके मिलने से जो परिणामी तरंग होगी, उस परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा, वह विस्थापन इस अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार बाकी अन्य तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होगा। यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो इस अध्यारोपण का सिद्धांत का अर्थ समझ में आया कि यदि किसी माध्यम में एक साथ एक से अधिक तरंगें संचरित होती हों और वो तरंगें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हों, तब ऐसी स्थिति में परिणामी तरंग का विस्थापन उन तरंगों के अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये जानकारी स्पष्ट होगी। अब हम इसके बाद सीखेंगे समपोषी, या ऐसे बोले परिणामी तरंग का समीकरण। ठीक है, एक तो हमें पता है कि जब माध्यम में दो तरंग जाएंगे उनका व्यतिकरण होगा तो एक नई तरंग बनेगी। जो नई तरंग बनेगी उस नई तरंग का समीकरण क्या होगा, ये हमें सीखना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि पहली तरंग है y1, इसके लिए आयाम a1 और समीकरण है sin ओमेगा t। दूसरी तरंग का विस्थापन क्या है? y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है? कलांतर है। कलांतर का क्या मतलब होता है? कला का क्या मतलब होता है? देखो, अगर हम प्रकाश स्रोत की बात करें तो टार्च ले लो आप, दो टार्च ऐसे, प्रकाश स्रोत में मैंने क्या रखा है? टार्च। एक टार्च से तरंगे ऐसे निकलेंगी और एक टार्च से तरंगे ऐसे निकलेंगी, तो दोनों तरंगों के बीच में कुछ कोण का अंतराल है ना, दिशा में भिन्नता है। इसी भिन्नता को क्या कहते हैं? कला कहते हैं। और दोनों के बीच का जो अंतर है उसे कलांतर कहते हैं। ठीक है, अब मान लो दो टार्च है और इस टार्च से निकलने वाली प्रकाश की किरणें बिल्कुल एक सीध में जा रही हैं, तो इनके बीच कलांतर क्या है? 0 है, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। और अगर एक टार्च ऐसे और एक टार्च इसके जस्ट ठीक सामने रख के जलाया जाए तो यहाँ से जो प्रकाश तरंग निकलेगी वो दूसरी वाले के जस्ट क्या होगी? अपोजिट, जिसे कहते हैं विपरीत कला। कौन सी कला? तो ये विपरीत कला है और ये कलांतर वाली स्थिति है, जब दोनों ना तो समान है ना विपरीत है, कुछ विशिष्ट कोण पर है, इसको कला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ जो हमने फाई लिखा है वो क्या है? कलांतर है इन दोनों तरंगों के बीच में, अर्थात दोनों तरंगों की दिशाओं के बीच का ये अंतर है कि दोनों कितने अंतराल पर किस दिशा में जा रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई, कलांतर वाली? अब इसके बाद देखो, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि जो परिणामी तरंग उसका विस्थापन y इन तरंगों के सदिश योग के बराबर होता है, यानी y बराबर y1 प्लस। तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या लिखने वाले हैं? a1 sin ओमेगा टी, अब प्लस y2 की जगह क्या लिखेंगे? a2 sin ओमेगा टी प्लस y लिखेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, यहाँ पे देखो, ये ओमेगा ओमेगा समान, इसका क्या मतलब है? ओमेगा समान है, इसका क्या मतलब है? देखो, ओमेगा को बोलते हैं कोणीय आवृत्ति। कौन सी आवृत्ति? और ये कोणीय आवृत्ति बराबर होती है 2 पाई n। तो मैंने कहा कि अध्यारोपण तब होगा और नई तरंग तब बनेगी जब दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या हो? बराबर हो। तो यहाँ पे ओमेगा दोनों तरंगों के लिए मैंने क्या रखा है? बराबर। अलग अलग नहीं दिया, किसको ओमेगा और इसको ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि दोनों तरंगों की आवृत्ति क्या है? बराबर। तो आवृत्ति अगर n बराबर होगा तो कोणीय वेग भी क्या होगा? बराबर ही होगा। तो इसीलिए दोनों में ओमेगा को ओमेगा ही रखा गया है, क्योंकि व्यतिकरण की ये शर्त है कि अगर n सेम होगा तभी व्यतिकरण होगा, अगर समान नहीं होगा तो व्यतिकरण नहीं होगा। अब ये जो आप देख रहे हो साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी, बराबर होता है साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी।
साइन बी। ये स्क्रीन पर है। हाँ है पूरा बोर्ड। y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 और इनटू ये जो साइन a प्लस बी लिखा है, यहाँ a की जगह ओमेगा टी है और b की जगह फाई है, तो साइन a अर्थात साइन ओमेगा टी इंटू कास बी यानी कास फाई प्लस कास ये यानी कास ओमेगा टी इंटू साइन बी यानी साइन फाई, ऐसे लिखेंगे। या y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए a2 साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई एंड प्लस a2 का यहाँ गुणा करेंगे a2 कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई आ जाएगा। अब इन दो संबंधों में देखो तो साइन ओमेगा टी क्या है, कॉमन है, तो साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया जाए। y बराबर हो जाएगा, अगर साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा a1 और यहाँ बचेगा a2 कास फाई, तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 कास फाई इंटू साइन ओमेगा टी एंड प्लस ये जो a2 साइन फाई है इन दोनों को एक साथ करेंगे और कास ओमेगा टी अलग कर देंगे। a2 साइन फाई इंटू कास ओमेगा टी। यहाँ तक बात स्पष्ट है। अब इसमें कुछ और मान लेते हैं क्या, ये जो लिखा हुआ है a1 प्लस a2 कास फाई, इसे हम मान लेते हैं a कास थीटा, पूरे को यस पूरे को, जिसमें a क्या है, परिणामी तरंग का आयाम, a1 a2 क्या है, a1 पहले तरंग का आयाम है, a2 दूसरे तरंग का आयाम है। यहाँ देखो दोनों के आयाम क्या है, अलग अलग a1 और a2, लेकिन दोनों का आवृत्ति क्या है, बराबर है। तो दोनों की दिशाएं समान नहीं है, इनमें कुछ कलांतर है। फाई उसी को हम आगे सीखेंगे। दूसरा जो टर्म है a2 कास फाई, a2 साइन फाई, इस a2 साइन फाई को मान लेते a साइन थीटा, ये खुद की तरफ से मानना पड़ेगा। तब यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, y बराबर ये पूरा हटा के क्या लिखेंगे, a कास थीटा इंटू साइन ओमेगा टी, अब प्लस a2 साइन फाई की जगह क्या लिखेंगे, a साइन थीटा इंटू कास ओमेगा टी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, a कॉमन ले लो, पूरे में a कॉमन हो गया, यहाँ भी है यहाँ भी, और साइन ओमेगा टी पहले लिख लें, साइन ओमेगा टी इंटू कास थीटा प्लस कास ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। a प्लस बी वाला कुछ याद करिए, अभी जस्ट तुरंत हमने बताया साइन a प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन a cos b cos a sin b। तो ये जो साइन a cos b cos a sin b है, इसे साइन a प्लस बी लिख सकते हैं ना। तो ये पूरा परिणाम क्या है, साइन a cos b cos a sin b, यानी साइन a प्लस साइन ओमेगा टी साइन a प्लस बी मीन्स ओमेगा टी प्लस थीटा। अब इस समीकरण को आप देखिए और जो मूल समीकरण है इनको देखिए, क्या ये समीकरण जैसा है वैसा ही दूसरा समीकरण है जो अभी अभी आया है, ये समीकरण कैसा है, बिल्कुल पहले के जैसा ही है, बस यहाँ फाई है और वहाँ। इससे क्या सिद्ध होता है, अगर तरंग पहले के जैसी ही होगी तभी समीकरण पहले के जैसा आएगा, अन्यथा पहले के जैसा समीकरण नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों तरंगे अनुदैर्ध्य हैं तो परिणामी तरंग भी अनुदैर्ध्य है, अगर ये दोनों अनुप्रस्थ हैं तो परिणामी तरंग भी अनुप्रस्थ होगी। यानी जिस प्रकृति की ये मूल तरंगे हैं उसी प्रकृति का ये नई तरंग जो जन्म ली है तीसरी वाली, वह भी, बात समझ रहे हो। अब वो प्रकृति समान है लेकिन रिजल्ट आयाम अलग अलग, तीव्रता अलग अलग। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यह समीकरण मूल तरंग समीकरण के समान है, अतः परिणामी तरंग मूल तरंग के समान प्रकृति की होगी, समान प्रकृति की, ठीक है। तो ये परिणामी तरंग का समीकरण हो गया और उसके प्रकृति के बारे में विवरण हो गया।
अब इसके आगे हमें सीखना है परिणामी तरंग की तीव्रता, और फिर उसके बाद संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, और उसके बाद यंग का प्रयोग सीखना है। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नोट कर लीजिए।